सो वेलकम गाइस टू बायोलॉजी 360। आज हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम फंगाई का पूरा पार्ट आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किंगडम फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे किंगडम फंगाई का रिप्रोडक्शन, जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी गाइस वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। एंड वो देखने के बाद हम लास्ट में देखेंगे किंगडम फंगाई के ये सारे क्लासिफिकेशन और इनके सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। उसके सारे डिविजन्स भी देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए मैं टेक्निक भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक देखना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये 10-15 मिनट का ये वीडियो, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए बाद में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विथ सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। ठीक है, तो किंगडम फंगाई का दूसरा नाम जो है माइकोटा। क्या है उसका नाम दूसरा? माइकोटा। तो याद रखना, जहां पे भी आपको माइकोसिस, माइकोटा ऐसा कोई भी वर्ड अगर रिलेटेड मिले ना, जैसे कि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को हम लोग माइकोसिस के नाम से जानते हैं, तो फिर वहां पे आपको समझना है कि वहां पे फंगस का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फंगाई उगते कहाँ पे हैं। तो फंगाई मोस्टली कहाँ पे उगते हैं? जहां पे आप उनको थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट और मॉइस्चर मिलेगा। फंगाई बिना मॉइस्चर के जगह पर नहीं उग सकते। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर आपको याद होगा तो उसमें पहले सबसे लीस्ट डेवलप्ड इज किंगडम मोनेरा। सेकेंड डेवलप्ड किंगडम हमारा आता है प्रोटिस्टा, एंड उसके बाद आते हैं हमारे फंगाई। तो फंगाई भी क्या कुछ इतने डेवलप्ड नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, इन ये इतना कि उनमें टिश्यूज भी फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो ये समझा, उनको माइकोटा बोला जाता है। अभी दूसरी चीज जो हम देखेंगे ना, वो है उनका न्यूट्रिशन का मोड। अभी न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, मैंने पिछले ही बार बताया था कि वो खाना किस प्रकार से खाते हैं। तो देन दे लाइक मोस्ट ऑफ फंगाई आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, दे कुड बी सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब मैंने आपको पिछले बार भी बोला था कि सैप्रोफाइटिक आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब क्या? जैसे कि अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कुछ रिलीजन्स में डेड बॉडी को जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको डीके कौन करते हैं? तो फंगाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीके करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ फंगाई पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? पैरासिटिक का मतलब होता है वैसे फंगाई जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जीते हैं और उनको हार्म करते हैं। देखो, जैसे कि पहली बात तो इतना याद रखो, पैरासाइटिक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिएंगे, डेड के ऊपर नहीं जिएंगे, और वो उनको हार्म करेंगे। जैसे कि अगर आप देखते हो तो अमरवेल या फिर कस्क्यूटा का नाम सुना रहेगा। तो वो कैसे पैरासाइट, या फिर दूर क्यों जाना, लीच पता है आपको? जो हमारे बॉडी पर चिपक जाता है, हमारा खून चूसता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए पैरासाइट्स जो हमारे ऊपर जीते हैं और हमें ही परेशानी क्रिएट करते हैं। इसका ना एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया है। कहाँ पे दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने देखा ना, तो ये वाले फंगाई के ये वाले पैराग्राफ में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है बीच में कहीं पे, तो कि पुसीनिया जो है, पुसीनिया नाम का एक फंगाई, वो व्हीट रस्ट नाम की एक डिजीज क्रिएट करता है। एंड उसके आगे अगर आप फाइकोमाइसिटिस में जाओगे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप फाइकोमाइसिटिस में जाओगे तो वहां पे भी उसके लास्ट लाइन में आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एल्ब्यूगो नाम का जो फंगाई है, एल्ब्यूगो, वो मस्टर्ड मतलब राई या फिर आप जिसको ये कहते हो मस्टर्ड, राई, ब्लैक कलर के छोटे छोटे जो खाने में यूज होते हैं, उनके प्लांट्स पर भी वो ये पैरासाइट जैसा होता है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे, दे आर ऑल्सो सिम्बायोटिक। अभी सिम्बायोटिक क्या होता है ना, कि देखो, जैसे कि आपने लाइकेंस नाम की चीज देखी होगी। अगर आपने लाइकेंस नहीं देखे ना, तो कभी आप मुंबई आकर बैंड्रा के बैंडस्टैंड के वहां पे चले जाओ। ठीक है, या फिर अगर आप किधर गांव में रहते हो तो आपके गांव के ना पेड़ों के बार्क पर देखो, आपको व्हाइटिश कलर के ना ऐसे मतलब सूखे हुए पत्तियों जैसे व्हाइटिश कलर की कुछ चीजें दिखेगी, व्हाइटिश कलर की, थोड़ी ग्रीनिश ब्राउनिश कलर की ऐसी चीजें दिखेगी। उनको कहा जाता है लाइकेंस। अभी लाइकेंस की स्पेलिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, LICHENS,
LICHENS, तो उसको बोला जाता है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? वो फंगाई और प्लांट के मिक्सचर होते हैं, कि जैसे एक फंगस और एक प्लांट, तो उसमें क्या होता है, फंगस जो होती है ना वो प्लांट को रहने के लिए जगह देती है, ठीक है। फंगस जो होती है वो प्लांट के लिए जगह क्रिएट करती है, ठीक है। और प्लांट जो होता है ना मतलब मोस्टली हमारे एल्गे और हमारे सिम्बायोटिक फंगाई का मिक्सचर होता है वो। तो फंगस वाटर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जगह देती है, ठीक है, प्लांट को। और प्लांट उसके बदले में फंगस को खाना बना कर देता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो ये होते हैं हमारे लाइकेंस। और दिस इज अ वेरी क्लासिकल केस ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको आगे भी जाकर ईवीएस के चैप्टर्स में देखने को मिलेगी। तो ऐसे कौन से फंगाई होते हैं जो नॉर्मली प्लांट्स के साथ ये करते हैं? वो होते हैं हमारे पहले फंगाई फाइकोमाइसिटिस। पर उस पे हम लोग बाद में आएंगे, इन चारों पर। पहले हम लोग ये उनका रिप्रोडक्शन भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। फंगाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी का, ये पूरा पैराग्राफ ना फंगाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करता है। तो बहुत लोगों को ना ये पैराग्राफ डिफिकल्ट लगता है, कईयों को तो समझ नहीं आता, कई तो ऑप्शन में डाल देते हैं। बट कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होने वाला है ना, तो वो हमेशा गैमीट्स के ही मदद से होगा। किसकी मदद से होगा? हमेशा गैमीट्स की मदद से होगा। अभी फंगाई के जो गैमीट्स होते हैं ना, वो मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अभी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? देखो, मोटाइल मतलब वो जिनको अभी अपने में कैसे स्पर्म्स कैसे फ्लैजिला होते हैं, ऐसे ऐसे फ्लैजिला होते हैं, अगर उनमें से टेल, फ्लैजिला, सीलिया ऐसा कुछ है जिससे वो हिल डुल सकते हैं, तो वो होंगे मोटाइल, उनको बोला जाएगा मोटाइल। अगर उनमें वैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो नॉन मोटाइल। समझा आपको? अगर वो हिलडुल सकते हैं खुद से तो वो होंगे मोटाइल, अगर वो हिलडुल नहीं सकते तो वो होंगे नॉन मोटाइल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है ना, एक होगा मेल गैमीट, एक होगा फीमेल गैमीट, ओके। नॉर्मली फीमेल गैमीट साइज में थोड़ा बड़ा होता है, पर ठीक है। अभी तो वो दोनों गैमीट्स आते हैं। फिर अभी आपको इतना तो पता ही होगा, ये बाहर वाले रीजन को, जो डॉटेड पार्ट से मैंने ड्रॉ किया है ना, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये पूरे मतलब जो लिविंग पार्ट होता है ना पूरे सेल का, ठीक है, उसको बोला जाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म है, इसका भी साइटोप्लाज्म है। पहले दोनों भी गैमेट्स के साइटोप्लाज्म यूनाइट हो गए। देखो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, दोनों भी गैमेट्स के साइटोप्लाज्म यूनाइट हो गए। तो साइटोप्लाज्म यूनाइट हुए, इसलिए ये स्टेज को बोला गया प्लाज्मोगैमी। इतना समझ लो, हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है ऊगैमी। क्या बोला जाता है उसको? ऊगैमी। गैमी मतलब क्या? फ्यूजन। गैमी मतलब क्या? गैमीट्स का फ्यूजन। तो यहाँ पे जब दोनों के साइटोप्लाज्म जब यूनाइट हुए तो उसको हमने बोला प्लाज्मोगैमी। अभी देखो इसके बाद क्या हुआ, दोनों के जो न्यूक्लियस थे वो तभी के लिए तो ऐसे सिंगल सिंगल ही थे। वो यूनाइट हुए थे क्या? तभी नहीं हुए थे। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या होता है? कैरियन। क्या होता है दूसरा नाम न्यूक्लियस का? कैरियन। तो इसलिए ये जो बीच का फेज होगा ना, उसको बोला जाएगा डाइकैरियन फेज। कौन सा फेज बोला जाएगा? डाइकैरियन फेज। जब भी दोनों भी सेल्स के न्यूक्लियस यूनाइटेड नहीं होंगे, दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियस यूनाइट नहीं हुए होंगे। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद दोनों के भी जो न्यूक्लियस हो गए वो यूनाइट हो जाएंगे। अभी न्यूक्लियस को बोला जाता है कैरियन, ओके। और उनके यूनियन और फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? गैमी। तो ये स्टेज को बोलेंगे कैरियन गैमी, ठीक है। और बाद में कुछ नहीं, बाद में बन जाता है हमारा जाइगोट, जो आगे जाकर मियोसिस करता है। अभी ये क्या है वो हम आगे जाकर सेल के यूनिट में पढ़ेंगे, बट अब तक के लिए आपको इतना समझा है। अच्छा, एक चीज जो बतानी रह गई वो ये है कि देखो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, अभी आपको इतना तो पता होगा कि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं और सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मैं आपको शॉर्ट में मतलब समझाता हूँ कि हैप्लॉइड मतलब ना जितने क्रोमोसोम्स हो ना उसके आधे ही क्रोमोसोम्स, उसके आधे ही क्रोमोसोम्स। और डिप्लॉइड मतलब दो। देखो ना, हैप्लॉइड मतलब हाफ, ठीक है, डिप्लॉइड मतलब डबल, ठीक
ठीक है, इसका मतलब समझ रहा है। जैसे कि देखो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है, तो स्पर्म्स में क्या पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं? नहीं, स्पर्म में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और एग में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। वैसे ही जो नया ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसको आधे क्रोमोसोम मिलेंगे मम्मी की तरफ से, आधे क्रोमोसोम मिलेंगे पापा की तरफ से। तो हम लोग इसको एन से डिनोट करते हैं, हाफ नंबर हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज होगी? N+N। अब तक ये दोनों यूनाइट हुए क्या? नहीं हुए, इसीलिए हम लोग ने स्टेज को सिर्फ N+N बोला गया है। हाँ, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस यूनाइट हो गए, ये स्टेज को हम लोग बोलेंगे 2N, ठीक है, और यहाँ पे फिर डिप्लॉयड हो जाएगा। इतना समझा है आपको अच्छे से, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स अगर आपको हो गए ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना डाउट्स, मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स आंसर करने को, ठीक है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एक बात कि जो ऑर्गन्स फंगाई में, मतलब जो पार्ट फंगाई में ये प्रोड्यूस करते हैं ना, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वो 3 ही है। एक तो एस्कोस्पोर्स होते हैं, ऊस्पोर्स होते हैं, या फिर बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। इनको याद कैसे रखना है मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा यही वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ एंड तक। अभी देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब क्या? यहाँ पे पहली बात तो गैमीट्स होंगे क्या? नहीं, यहाँ पे गैमीट्स नहीं होंगे, यहाँ पे हमको मिलेंगे स्पोर्स। क्या मिलेंगे हमको यहाँ पे? स्पोर्स। तो 3 टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक तो कॉनिडियोस्पोर्स होंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, या फिर ज़ूस्पोर्स हो गए। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखना नहीं है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार आपको पूरे फंगाई किंगडम की एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है, ताकि ये जो आपने पढ़ा है वो एग्जैक्टली एक बोलते हैं ना, आपको एक रीडिंग भी लग जाए और आपको पता भी चले अगर कुछ मैंने भी मिस आउट कर दिया होगा या फिर आपसे भी कुछ छूटे ना, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं फंगाई किंगडम को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। कौन से 4 किंगडम है? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। अभी ना आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये जो फाइको, एस्को, बैसिडियो एंड ड्यूटेरो है ना, ये 4 मैंने अलग अलग कलर से लिखे। इसका एक रीजन है, देखो याद है मैं आपको स्टार्टिंग में लाइकेंस के बारे में बता रहा था। तो वहाँ पे मैंने बताए थे ऐसे फंगाई जो एल्गे तो प्लांट्स होते हैं, ऐसे फंगाई जो एल्गे के साथ मिलकर लाइकेंस बनाते हैं। तो वैसे फंगाई होते हैं आपके फाइकोमाइसिटिस। फाइको मतलब क्या होता है? प्लांट्स। जो फंगाई थोड़े बहुत प्लांट से रिजेंबल करे, उनके साथ आगे जाकर यूनियन करे, ऐसे होंगे आपके फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। सारे फाइकोमाइसिटिस वैसे नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। और इनमें और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनका जो हाइफे होता है ना, हाइफे अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाइफे मतलब फंगाई का जो ऐसे स्लेंडर, वो ऐसे धागे धागे होते हैं, फंगाई धागे धागों जैसे होते हैं ना, तो उनके ये जो धागे होते हैं ना, उनमें से वॉल्स नहीं होते बीच में, ठीक है। नॉर्मल बाकी सब में वॉल्स होते हैं, मतलब इनके जो ऐसे माइसीलियम रहेंगे ना, फंगाई के बॉडी को माइसीलियम बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था फंगाई का नाम क्या है? माइकोटा, तो उनके बॉडी को बोला जाएगा माइसीलियम, ठीक है। तो उनके बॉडी पर ऐसे, उनके बॉडी में ना ऐसे वो धागों के बीच में से दीवारें होते हैं और सेल्स ऐसे डिवाइडेड होते हैं, इनमें वो नहीं होते। इसीलिए इनके बॉडी को सीनोसाइटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीनोसाइटिक। वो आप अगर एक बार एनसीईआरटी में पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल कैसे लर्न करें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना 90% स्टूडेंट्स को आता है उनके एग्जाम्पल्स लर्न करने में। बहुत ईजी है, आपको राम, यही एक वर्ड याद रखना है, राम। बस आपका सवाल ही खत्म, और इसको हर रोज रिवाइज करना है। राम का मतलब क्या? राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो राइजोपस, एल्ब्यूगो, रुको आपको दिख नहीं रहा है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, यहाँ पे म्यूकर लिखा गया है। आप एनसीईआरटी में जाओ, फाइकोमाइसिटिस की लास्ट लाइन में देखो, तो उसके लिए आपको वर्ड क्या याद रखना है? राम। और ये आप जो भी वो नोटबुक बनाओगे ना, जहाँ पे आप सारे अपने लिए नोट्स बनाओगे, वहाँ पर आपको ये सब लिख कर रखना है, ठीक है। अभी फाइकोमाइसिटिस में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें जो गैमीट्स यूज होते हैं उन्हें बोला जाता है ऊस्पोर्स। कौन से स्पोर्स बोला जाता है उन्हें? ऊस्पोर्स बोला जाता है उन्हें, ठीक है। उनको बोला जाता है ऊस्पोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अभी एस्कोमाइसिटिस पर। एस्कोमाइसिटिस को हम लोग
सैक फंगाई के नाम से भी जानते हैं। सैक फंगाई का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब क्या होता है? सैक मतलब पोटली। पोटली मतलब वो होता है ना गोनी, या फिर आप जिसमें आप आपका गेहूँ चावल ऐसे वो पोटलियों में रखते हो, उसको बोला जाता है सैक। तो एस्कोमाइसिटिस को बोला जाता है सैक फंगा, बिकॉज अगर आप उनका डायग्राम देखोगे ना, देखो पेनिसिलिन का डायग्राम दिया गया है, तो उनके ऊपर की तरफ ना ऐसे एक सैक जैसे एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, ठीक है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऐसे इसीलिए उनको बोला जाता है सैक फंगा। और वो जो सैक प्रेजेंट होती है ना उनमें, वो सैक का नाम होता है एस्काई। क्या नाम होता है उसका? एस्काई। इसीलिए उनका नाम पड़ता है एस्कोमाइसिटिस। आपको समझा? और ये एस्काई या फिर ये जो सैक जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एस्कोस्पोर्स। क्या बोलेंगे उनको हम लोग? एस्कोस्पोर्स। आपको समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है। अभी सवाल, अच्छा, और एक चीज जो एस्कोमाइसिटिस के बारे में बताने की रह गई, वो होते हैं कि ये कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब क्या? जैसे कि अगर आपको पता है कि रास्ते में कभी कभी हमारे जो गाय बैल कुत्ते बिल्ली ये सब होते हैं ना, ये अपना एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सक्रीट मतलब छीछी कर देते हैं रास्ते में, ठीक है। तो उनका जो फीकल मैटर रहता है, उनके जो फीसीज रहते हैं, उनके ऊपर भी ये लोग जी सकते हैं। मतलब ना आपको अगर पता होगा ना कि जो गाय का जो ये रहता है काउडंग जो रहता है, उसके ऊपर भी फंगस ग्रो करती है, तो वो होते हैं हमारे एस्कोमाइसिटिस। और देखो, अगर आप एनसीईआरटी में जाकर देखोगे ना, तो लिटरली एनसीईआरटी के यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कॉप्रोफिलस कर। अगर आपको दिख रहा रहेगा कॉप्रोफिलस कर वर्ड दिया गया है, इसका मतलब कि डंग पर ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स है, और उसको याद रखने की ट्रिक है पैनसी। क्या आपको याद रखना है? पैनसी, PAN, पैनसी। पी से आता है पेनिसिलिन, ए से आता है आपका एस्पेरिजिलस, एन से आता है न्यूरोस्पोरा, सी से आता है क्लाविसेप्स, वाई से आता है ईस्ट। पैनसी क्या यहाँ होगा? पेनिसिलिन, एस्पेरिजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लाविसेप्स एंड ईस्ट। याद हो गया? ये इसका क्या था? राम का राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, ठीक है। बाद में आते हैं बसीडियोमाइसिटिस। बसीडियोमाइसिटिस जो होते हैं ना, वो मोस्टली वो फंगाई होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे कि मशरूम्स अगर हम लोग खाते हैं, तो वो सब आते हैं ये वाले किंगडम में। तो बसीडियोमाइसिटिस में जो गैमीट्स प्रोड्यूस होके उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बैसिडियोस्पोर्स। बैसिडियोस्पोर्स, आप समझ रहे हो? जो गैमीट्स है उनके नाम भी कितने कनेक्टेड है उनके किंगडम, सॉरी, फाइलम के नामों से। तो वो आते हैं बैसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स याद कैसे रखें? तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है पाव। पाव पाव खाते हैं ना हम लोग, पाव पाव भाजी का पाव पाव, ठीक है। ओके। तो पी पी से आता है सबसे पहले पुसीनिया। कौन सा आता है पी से? पुसीनिया। पुसीनिया वही पुसीनिया जो वीट में रस्ट कॉज करता है, ठीक है, रस्ट। ए से आता है अगैरिकस। अगैरिकस मतलब क्या? आपके मशरूम्स, जो मशरूम्स हम लोग खाते हैं ना खाने में, वो अगैरिकस। और यू से आता है यूस्टैल्जियो। यूस्टैल्जियो ना एक स्मट फंगस है। देखो, जैसे पुसीनिया को रस्ट फंगस बोला जाता है बिकॉज वो वीट का जो अपना प्लांट होता है ना, वीट का प्लांट, उसके ऊपर ना रस्ट जैसे पाउडर बना देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रस्ट फंगस, प्यूसिनिया को। और यूस्टैल्जियो को बोला जाता है स्मट फंगस। और ए तो होते हैं हमारे अगैरिकस या फिर मशरूम्स, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग आते हैं अच्छा, और एक चीज, जैसे इनके पास सैक हुआ करती थी ना जिसका नाम था एस्काई, वैसे ही इनके पास भी एक स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है बैसिडाई। बैसिडाई, ठीक है, जो हमारे बैसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। लास्ट में आते हैं हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस के पास। अभी ड्यूटेरो का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ड्यूटेरो मतलब वैसे फंगस जो इम्परफेक्ट होते हैं। इम्परफेक्ट मतलब ड्यूटेरो ये वर्ड का ही मतलब है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ कारण की वजह से, कुछ रीजन की वजह से दे आंट परफेक्ट, ठीक है, उनको बोला जाता है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। तो ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये फंगस परफेक्ट नहीं है? वो ये क्वालिटी है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए ये इनको हम लोग ड्यूटेरो, तो जो भी फंगाई में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा वो होंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस का एक पार्ट। अभी इसके एग्जाम्पल्स कैसे लर्न करे जाए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक है TCA। पता है हम लोग ये रेस्पिरेशन के चैप्टर में TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम TCA साइकिल पढ़ते हैं, वही तो TCA इसके एग्जाम्पल्स का शॉर्ट फॉर्म है। T से आता है ट्राइकोडर्मा, C से आता है कॉलेट्रिकम, A से आता है ऑल्टरनेरिया। आपको समझा क्या आता है इनसे, इससे एग्जाम्पल। इस प्रकार से हमने पूरा किंगडम फंगाई कर लिया है, तो भी आपको कंपलसरी ये पूरे किंगडम का रीडिंग करना है एनसीईआरटी से। देखो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 ही पेजेस है। देखो यहाँ से शुरू होता है किंगडम फंगाई, यहाँ से शुरू होते होते वो यहाँ पे आते हैं और बाद में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 2.5 पेजेस है, आपको ये पूरा किंगडम पढ़ना है। चांसेस है कि इसमें से एक और ना ज़्यादा जोर ना एग्जाम्पल्स पर देना, मैंने जो आपको टेक्निक बताया ना उसको हर दिन एटलीस्ट ना 21 दिनों तक ना सुबह शाम पढ़ो ये एग्जाम्पल्स। राइजोपस एल्बिकोम्यूकर, राम, पैंसी का क्या, पेनिसिलियम एस्पारिजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लैविसेप्स ईस्ट, पाउ का क्या, पुसिनिया, बाद में आता है अगारिकस, यूस्टैल्जियो, TCA का क्या, ट्राइकोडर्मा, कॉलेट्रिकम और ऑल्टरनेरिया। या ये सब याद से पढ़ना और इसके MCQs भी करना, बिकॉज MCQs करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना NCERT पढ़ना ज़रूरी है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। एंड मैंने जो बायो का टाइम टेबल बनाया, अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कैसे आप पूरे बायो को 60 डेज में ख़त्म कर सकते हो, तो प्लीज़ देख लेना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, बिकॉज हमें देश में अच्छे डॉक्टर्स बनाने हैं। थैंक यू।